नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ। और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि इससे पहले हमने द्रव्य निरूपण के बारे में बात की थी। इससे पहले हम जैसे कि हम एक एक चैप्टर करके पढ़ा रहे हैं। अगर जो भी चैप्टर बड़े होते हैं तो उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं और उसकी 2 वीडियोज़ डालते हैं। लेकिन जो छोटे होते हैं एक वीडियो में आ सकते हैं, तो उनको एक वीडियो में कवर करने की पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, उसी क्रम में 5वां चैप्टर जो हमारा आ रहा है आज, तो वो आ रहा है पंचमहाभूत। आपको पता है पंचमहाभूत सार्वभौमिक है और बहुत अत्यंत इम्पोर्टेंट इन द सेंस, मतलब हर जगह पंचमहाभूत ही मेन कारक होता है किसी भी चीज़ का। अगर मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी पूरे जगत में कोई भी चीज़ है तो बिना पंचमहाभूत के नहीं निर्मित हो सकती है। तो उसी में आज हम चलिए बात करते हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत पंचमहाभूत आखिर क्या है और इन्होंने क्या प्रोस्पेक्टिव दे रखा है, तो उस बारे में हम आज बात करेंगे। अब देखिए, भूत का लक्षण, तो भूत का लक्षण हम देखते हैं। नियतत्वे सति गुणवत्त संबाई कारणत्वम भूतत्वम। अब देखिए, जो नित्य होकर गुणवान पदार्थ का समवाय कारण हो उसे भूत कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी की उत्पत्ति होती है उसे भूत कहते हैं। अब उत्पत्ति जैसे आप देखिए, हर चीज़, जो भी कोई चीज़ अगर उत्पत्ति इसका या विनाश कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो फिर वो भूत के ही कारण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी सबका दाह होता है तो उसमें अग्नि महाभूत प्रधान होता है ना, ऐसा सोच सकते हैं। अब देखिए, तो अब उसी में देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए शब्द। अब ये शब्द क्या है अभी हम आगे देखते हैं। तो जैसे 5 ज्ञानी, उसका शब्द मतलब इन द सेंस, मतलब जैसे अगर चक्षु है तो उसका क्या है, देखने का कार्य है ना, तो एक शब्द इसको कह सकते हैं एक्सेट्रा, विशेष गुण जिनमें हों वे भूत हैं। ठीक है, बाह्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्राह्य विषयों को भूत कहते हैं। तो उनकी ग्राह्य विषय क्या हैं। अब देखिए आगे, तो महाभूत कौन कौन से आपको पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, अब इसका आकाश का क्या है, शब्द, पूर्व गुण। ठीक है, वायु का क्या है, स्पर्श। ठीक है, अग्नि क्या है, रूप। अगर रूप में अग्नि का बहुत बड़ा रोल होता है। और जल का क्या है, रस। और पृथ्वी का क्या है, गंध। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो पूर्व गुण ये। अब पूर्व भूत गुण क्या हैं। अब देखिए, जो वायु के हैं, वायु का पूर्व भूत गुण क्या है, उसका शब्द। ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब एक छोड़ दीजिएगा और ऐसे करके एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे करके हम लोग याद करके, और गंध को नहीं लिखेंगे, ऐसे करके एक साइमल्टेनियस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आकाश का असाधारण लक्षण क्या है, अस्पर्शत्व। ठीक है, वायु का क्या है, चलत्व। और अग्नि का क्या है, उष्णत्व। और जल का क्या है, द्रवत्व। और पृथ्वी क्या है, खरत्व। ठीक है, अब महाभूत में सत्वादि की बात करते हैं। तो आकाश में क्या है, सत्व। ठीक है, और वायु का क्या है, रज। और अग्नि का क्या है, सत्वरज। और जल का क्या है, सत्वतम। और पृथ्वी का क्या है, तम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए, महाभूत की उत्पत्ति आचार शास्त्रता अनुसार महाभूतों की उत्पत्ति सांख्य अनुसार है। ठीक है, अर्थात अव्यक्त से महान उत्पन्न हुआ, और महान से अहंकार होता। और अहंकार 3 प्रकार का होता है, वैकारिक जिसको सात्विक कहते हैं, तेजस होता है राजसिक कहते हैं, और भूतादि होता है तो तामस कहते हैं। तेज अहंकार की सहायता से भूतादि अहंकार द्वारा पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, और इन पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। भूतादि अहंकार से उत्पत्ति के कारण इन्हें भूत की संज्ञा दी गई है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जैसे हम किसी भी, जैसे हम लोग धातु का वर्णन पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी एक क्रम वाइज आपको याद कर लेना है। कैसे क्रम वाइज, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना है। तो अब देखिए, चरकानुसार अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से आकाश, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब ये चरक के अनुसार हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने याद किए। अब ये आयुर्वेद में पंचमहाभूत का महत्व, ये महत्व हम लोग चलिए देखते हैं। अब देह प्रकृति निर्माण में पंचमहाभूत, देह प्रकृति के निर्माण में पंचमहाभूतों द्वारा भौतिक प्रकृति बनती है। वातादि दोष प्रकृतियों में भी तो
तीनों वायु, तेज, जल, महाभूत की प्रधानता होती है। आचार्य चरक ने प्रकृति निर्माण में चार कारणों का उल्लेख किया है। अब कौन कौन से? अब देखिए, शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मात्रा आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति। अब देखिए, क्योंकि सचेतन सृष्टि के निर्माण में पंच महाभूत के द्वारा उत्पन्न त्रिदेशों का विशेष योगदान होता है। महर्षि सुश्रुत ने दोष प्रकृति के स्थान पर भौतिक प्रकृति का भी उल्लेख किया है। तो ठीक है, आपको यहाँ से याद कर लेना है। और शरीर के सभी धातुओं का निर्माण पंच महाभूत से होता है। अब देखिए, सटरस और पंच महाभूत। अब देखिए, पृथ्वी व जल की बहुलता से मधुर रस, पृथ्वी व अग्नि की बहुलता से अम्ल रस, वायु व आकाश से तिक्त रस, और वायु पृथ्वी से कषाय रस उत्पन्न होता है। ठीक है, अब दोबारा इसको देखते हैं। तो सटरस अब कैसे, यहाँ पर सट या सड़ कैसे भी लिख सकते हैं। पृथ्वी व जल की बहुलता से, पृथ्वी और जल की बहुलता अगर अधिकता होगी तो उससे क्या, मधुर रस। पृथ्वी और अग्नि की बहुलता से अम्ल। ठीक है, और वायु और आकाश से तिक्त, और वायु पृथ्वी से कषाय रस होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए नीचे हम लोग इसको दोबारा आगे देख लेते हैं। मधुर है तो पृथ्वी और जल होगा, अम्ल है पृथ्वी अग्नि होगा, लवण है जल अग्नि होगा, कटु है वायु अग्नि होगा, तिक्त है वायु आकाश होगा, कषाय है तो वायु और पृथ्वी होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, भूताग्नि एवं पंचमहाभूत। तो अब देखिए, खाए गए आहार का जठराग्नि द्वारा संघात वेग होने से आहार में उपस्थित भूतकणों के परिपाक में वहाँ स्थित भूताग्नि का बड़ा महत्व होता है। अब देखिए, जैसा कि इन्होंने, देखिए अगर आप एक जैसे में पढ़ता जा रहा हूँ, हो सकता है बहुत से अभी आप लोग देख रहे हैं तो हो सकता है ये लग रहा हो कि पढ़ते जा रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर एक एक डिट्टो लाइन करके अगर पढ़ेंगे ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही अगर एक एक बातों का अगर ध्यान करेंगे तो आपको इस चीज़ का समझ में आएगा। जैसा कि चरक ने कहा है कि भौम, आप्य, आग्नेय, वायव, नावस, ये 5 प्रकार की अग्नियाँ आहार के अपने पार्थिव आदि 5 प्रकार गुणों का पाक करती हैं। तो ये कितनी अग्नियाँ थीं? भौम, आप, आग्नेय, वायव, नावस। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। अब देखिए, त्रिदोष एवं पंचमहाभूत। तो दोष निर्माण में वायु, अग्नि, जल अधिक कारगर होते हैं। ठीक है, मतलब तो अगर जैसे कोई भी कहेगा कि त्रिदोष का निर्माण होता है तो उसमें मेन कौन कौन से होते हैं, तो हम वायु, अग्नि, जल कह सकते हैं। अब देखिए नीचे, तो पंचमहाभूत एवं आयुर्वेद चिकित्सा। तो विरेचन द्रव्य में पृथ्वी, जल महाभूत एवं गुरु गुण प्रधान होता है। ठीक है, तो उससे क्या विरेचन, वो क्या कराते हैं, विरेचन कराते हैं। ठीक है, पृथ्वी महाभूत के कारण। तो ये आपको याद कर लेना यहाँ से। ठीक है, वमन द्रव्य है तो अग्नि और वायु महाभूत एवं लघु गुण प्रधान होते हैं, तो लघु के कारण वो। अब देखिए, गुरु है, गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे आप अभी मैंने ऊपर बताया गुरु गुण, तो वहाँ से गुरुत्वाकर्षण अगर कोई चीज़ फेंकते तो नीचे ही तो आती है ना, तो ऐसे करके विरेचन को समझ सकते हैं। वमन का क्या है, लघु है तो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, समन द्रव्य में आकाश महाभूत प्रधान, ग्राही द्रव्य द्वारा वायु महाभूत प्रधान, दीपन द्रव्य अग्नि महाभूत प्रधान। ठीक है, तो अग्नि महाभूत प्रधान। अब देखिए दोबारा इसको देखते हैं। समन द्रव्य में आकाश महाभूत प्रधान, ग्राही द्वारा वायु महाभूत प्रधान, दीपन द्रव्य अग्नि महाभूत प्रधान, लेपन द्रव्य वायु अग्नि महाभूत प्रधान, भ्रंगण स्वयं द्वारा पृथ्वी जल महाभूत प्रधान। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रधानता पढ़ी। और अब आगे बात करते हैं शरीर की धातुओं एवं अवयवों का संगठन। ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखिए, जो शरीर की धातुओं और अवयव हैं तो वो कैसे हैं देखते हैं। पंचभौतिक होते हैं, सीधी सी बात है, पंचमहाभूत जरूर होंगे उसमें। भूत विशेष की अधिकता या न्यूनता से धातुओं की रचना तथा गुण कर्म से भिन्नता पाई जाती है। अब इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंद्रियों की पांच भौतिकता। अब देखिए, स्रोत अगर है तो आकाश महाभूत और शब्द। ठीक है, अब जैसे स्रोत कर्ण रहता है ना, तो कर्ण का क्या काम होता है, सुनना होता है शब्द, और सुनेगा किसको, शब्द को। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अब स्पर्श है, स्पर्श वायु, तो उसका स्पर्श ही रहेगा। ठीक है, चक्षु, स्पर्श मतलब त्वचा, और चक्षु मीस
ये जो आँख है, ठीक है, नेत्रपटल है। तो देखिए अग्नि, अगर अग्नि होगी तभी दिखाई पड़ेगा, रोशनी होगी तभी तो दिखाई पड़ेगा, तभी उसका रूप दिखाई पड़ेगा कैसा है। रसन, जिह्वा, जिह्वा का क्या है, जल। तो जब कोई जिह्वा, अगर जिह्वा के ऊपर कोई जल रखते हैं तभी तो पता पड़ता है उसका रस कैसा है, मीठा है, खट्टा है, क्या है। घ्राण, तो इसका नाक का आ गया। तो घ्राण में पृथ्वी और उसमें गंध, ठीक है। ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए आयुर्वेद में इंद्रियों को 5 भौतिक कहा गया है। प्रत्येक इंद्रिय विशेष में एक एक महाभूत की अधिकता होती है, ठीक है। एक महाभूत जरूर उसमें एक्स्ट्रा होगा जो कि उसकी अधिकता होगी। एक्स्ट्रा इन द सेंस मतलब ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। प्रत्येक इंद्रिय एक ही नियत विषय को ग्रहण करती है, ठीक है। आचार्य चरक ने इंद्रियोक्रमणीय अध्याय में पंचक का वर्णन किया है। अब देखिए आगे, अब मर्म की बात करते हैं। तो 5 भौतिक आहार पर मर्म का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखिए आचार्य सुश्रुत ने महाभूत से उसका संबंध स्थापित किया है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संध प्राणहर मर्म जो होता है उसमें अग्नि महाभूत होता है। कालांतर प्राण मर्म सौम्य और अग्नि होता है। वैशल्यहन प्राणहर वायु होता है। वैकल्यकर प्राणहर में सौम्य होता है। रुजाकर में अग्नि और वायु होता है। अब देखिए जैसा कि हम लोग अभी एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ चुके हैं तो यहाँ से थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है मर्म का, तो आप देख लीजिएगा। अब संध प्राणहर मर्म जो होता है तो उसमें शीघ्र क्षत होने से ही मारक हो जाता है, ठीक है, तुरंत आदमी मर जाएगा, ठीक है, जल्दी मर जाएगा। कालांतर में क्या है, एक काल के उपरांत वो मार देता है, ठीक है। तो अब विशल्यहन होता है जो क्या होता है, वायु के शरीर में होने से शल्य के शरीर में रहने तक। जैसे अगर कोई भी अगर हमारे चोट लग जाती है, कभी आपने देखा होगा जगह काफ़ी है फिल्मों में, जैसे अगर चाकू घुसा रहता है, लकड़ी घुसी रहती तब तक वो जिंदा रहता है, जो लकड़ी निकाल देते हैं तुरंत ही खत्म हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए वैकल्यकर मर्म, उसकी मृत्यु हो जाती। अब देखिए वैकल्यकर मर्म में क्या, क्षत होकर प्राण धारण करता है, ठीक है, क्षत हो जाता है उसको। और रुजाकर में क्या, कष्टकारक, कष्ट होता है बहुत, ठीक है। अब इस जगह एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे तेज महाभूत मतलब अग्नि, अभी उसमें अगर जल मिल जाता है, ठीक है, तो गौरवर्ड होगा, ठीक है। पृथ्वी, अगर तेज के साथ पृथ्वी मिलता है तो कृष्णवर्ड होगा। और तेज के साथ पृथ्वी और आकाश 2 मिलते हैं तो कृष्ण श्यामवर्ड होता है, ठीक है। और तेज के साथ जल आकाश दोनों मिलते हैं तो गौर श्यामवर्ड, ठीक है। ये जो हमारे है स्किन का कलर डिसाइड होता है, और ये महाभूत हम पहले ही डिसाइड हो जाता है गर्भ के अंदर, ठीक है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, अब देखते हैं इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। देह प्रकृति निर्माण में पंच महाभूत का योगदान, ठीक है। देह प्रकृति के निर्माण में पंच महाभूतों का महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य चरक ने शरीर अध्याय 2 में एक क्वेश्चन पूछा है कि गर्भ शरीर में परंपरागत सदृश भाव क्यों उत्पन्न होते हैं। इसके आंसर में कहा गया है कि गर्भ में मात्रज, पित्रज, आहारज और आत्मज तथा 4 महाभूत कार्ड होते हैं, जो जिनके जो कार्ड होते हैं उसका महाभूत के जैसा रूप उस संतान में होता है, ठीक है। तो जो भी कार्ड होगा तो उसी हिसाब से डिसाइड होता है। अब देखिए महर्षि सुश्रुत ने शरीर के वर्ड से महाभूतों का संबंध बताया है। इन 5 महाभूतों में तेज धातु सब प्रकार के वर्णों की उत्पत्ति में कार्ड होता है। यह तेज धातु जब गर्भोत्पत्ति काल में जल धातु प्रधान होता है तब गर्भ का वर्ड गौर होता है, और जब पृथ्वी धातु बहुल होती है तब कृष्ण वर्ड होता है। और जब पृथ्वी आकाश धातु प्रधान होती है तब कृष्ण श्याम वर्ण होता है, और जब जल और आकाश धातु की बहुलता होती है तब गौर श्याम वर्ण का होता है। अब देखिए उसी क्रम में और आगे बताया, वातादि दोष प्रकृतियों में भी तीनों अर्थात वायु, तेज और जल महाभूत की होती हैं और प्रधानता होती है, ठीक है। इस प्रकार प्रकृति के निर्माण में महाभूतों का इम्पोर्टेंट योगदान है। अब देखिए इसमें देखते हैं मानस प्रकृति निर्माण में त्रिगुण का योगदान, ठीक है। मानस प्रकृति के निर्माण मन के सत्व, रज, तम 3 गुणों का कारण होता है। आचार्य चरक ने सत्व को तीन प्रकार का बताया है, शुद्ध, राजस और तामस, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चरकानुसार गर्भ निर्माण में 4 महाभूत और सुश्रुतानुसार गर्भ निर्माण में 5 महाभूत, जैसा कि हमने इससे पहले ऊपर पढ़ा है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ हमारी आज की क्लियर हुई कि ये कैसे गर्भ निर्माण में कौन कौन से महाभूत कितने कितने बताए हैं। तो चरक ने कितने बताए, 4, सुश्रुत ने बताए 5। अब देखिए अब उसी क्रम में
इसमें शुद्ध तथा सात्विक मन शुभ कर्म करने से सदोष नहीं माना जाता। राजस मन में क्रोध का अंश होता है जिससे वह दोष होता है। तामस मन में अज्ञान और मोह का अंश होने से वह सदोष होता है। सत्वरजतम के परस्पर तरतम योग से तथा एक दूसरे के साथ मिले होने से असंख्य भेद से शुद्ध सत्व का 7 और राज सत्व का 6 और तामस सत्व के 3 इस प्रकार कुल 16 प्रकार के मानस प्रकृतियाँ होती हैं। यहाँ से मानस प्रकृतियाँ आपको क्लियर हुई। इस प्रकार को देखिए ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि अगर एस फॉर 7, ठीक है, ऐसे करके आर से 6, राजस से 6, ठीक है, और टी से 3, ठीक है। तो इस प्रकार से 16 हो गई। तो अब 16 हो गई ना, तो देखिए आगे इसी में बढ़ते हैं। तो देखिए ये मानस प्रकृतियाँ भी गर्भधान काल में शुक्र शोणित के संयोग में मन को निर्मित करने वाले बीजांश के मन के सत्व रज तम इन गुणों में जिस गुण की अधिकता होती है उसके अनुसार गर्भ का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे इसी में बढ़ते हैं। आकाशात्मक भाव। आकाशात्मक भाव क्या? शब्द, श्रोतेंद्रिय, लाघव, सौमक्षम, विवेक, ये आकाशात्मक भाव हैं। वायात्मक भाव स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, त्वक, रोक्ष, प्रेड़, धातु व्यूहन, धातु रक्षण तथा धातु वहन, ठीक है। अब अगन्यात्मक भाव। अगन्यात्मक भाव में क्या? दर्शन होता है, प्रकाश, दीप्ति होती, पंक्ति, परिपाक होता है, औषधीय, प्रताप है, ठीक है। आप्यात्मक भाव में क्या है? गर्भावस्था के तृतीय मास में रस, रसन, शैत्य, मार्दव, स्नेह और क्लेद बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो है पृथ्व्यात्मक भाव। चरक के अनुसार 3rd मास में ही गंध, घ्राण, गौरव, स्थौर्य, मूर्ति, काठिन्य उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो लेक्चर था ये ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाया नहीं है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। मिलता हूं इसके नेक्स्ट पोर्शन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।